हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए फिर से वही प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट 10 हो चुके हैं, 11वां आज आपका प्रैक्टिस सेट है। और 10 प्रैक्टिस सेट जितने भी आपको मिले हैं सभी में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं और वो क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। आपका 11वां प्रैक्टिस सेट तैयार है और ये भी आपको पसंद आएगा। इसके क्वेश्चंस भी आपको, इसका कंटेंट जो हम लेकर आए हैं वो भी आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, तो लाइक एंड शेयर करते रहिए। और जो चैनल से आज जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहें। और मुझे लगता है कि इनके साथ साथ और आपका जो हमने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपके जो हैं यूनिट चलाई हुई है, फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट होने वाली है। उसमें जितना भी हमने कंसेप्ट क्लियर किया आपके चारों टॉपिक का, वो भी आपको पसंद आया होगा और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। आज आपका ये प्रैक्टिस सेट जो मैराथन का आपका चल रहा है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित हैं। पैमाने की मितव्यता, पूंजी तक आसान पहुंच, या फिर व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार, या फिर विश्व स्तरीय आकार के बैंक। तो इसमें से आपके 4 ऑप्शन हैं, चारों में से बताना है केवल 1 2 या केवल 2 3 या 1 2 4 या फिर 2 3 4 सभी। तो बच्चों लगाइए टिक, इसमें कौन सा आपका सही जा रहा है। अगर आपने लगा लिया है, अगर आपने लगाया है इसमें डी, तो आप बिल्कुल सही हैं। 1 2 3 4 यानी कि सभी। तो प्रश्न में क्या कह रहे हैं ये? प्रश्न में कह रहे हैं भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित हुए। तो इसमें से चारों ही लाभ लक्षित हुए हैं। पैमाने की मितव्यता, पूंजी तक आसान पहुंच, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार, विश्व स्तरीय आकार के बैंक। ठीक है, ये सारे ही जो हैं लाभ या प्रयोग हुए हैं। चलिए इसका विस्तार देख लीजिए। विस्तार में क्या है? 1 अप्रैल 2020 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के बाद वर्तमान में देश में 12 सार्वजनिक बैंक रह गए हैं। इन विलय से कई प्रकार के लाभ भी हैं, जैसे लोगों की पूंजी तक आसान पहुंच, बैंकों का व्यापक भौगोलिक क्षेत्र विस्तार, बैंकों का विश्व स्तरीय पैमाने की मितव्यता आदि। तो ये आपका विस्तार हो गया इसका। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। शतसहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण या फिर महाभारत। तो बताना है इसमें से जो है शतसहस्री संहिता उपनाम किस ग्रंथ को दिया गया है या फिर किस ग्रंथ का है। तो आपने लगा लिया होगा इन चारों में से कौन से ग्रंथ को यह नाम दिया गया है, शतसहस्री संहिता। तो लगा लीजिए जल्दी से आंसर को। अगर लगा रहे हैं आप डी महाभारत, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए इसकी हम डिटेल देखते हैं, इसका जो है विस्तार देखते हैं क्या है। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो कि इतिहास वर्गों में आता है, जो कि स्मृति इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत शतसहस्री संहिता आदि उपनाम से भी जाना जाता है। इसके लेखक वेदव्यास माने जाते हैं। इतना तो सभी को पता था कि इसके लेखक जो हैं वेदव्यास जी हैं, और ये भी पता था ये हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। लेकिन शायद आपको नहीं पता था कि इसे भारत शतसहस्री संहिता आदि नाम उपनाम से भी हम जानते हैं। तो है ना, देखो ये आपके लिए यूनिक क्वेश्चंस, शायद आपने ना पढ़े हों ये क्वेश्चंस, तो आपके लिए यूनिक क्वेश्चंस आ रहे हैं और अच्छे से कंटेंट मिल रहा है। और ये कहा भी जा रहा है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, और तो कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, साथ साथ तो करते रहिए। कार्दमक क्षत्रोपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? कार्दमक क्षत्रोपो है ना, इसमें किस धातु में अति दुर्लभ यानी कि कौन सी धातु में उन्होंने सिक्के प्रचलित किए थे अपने टाइम में। तो बताइए दोस्तों, कौन से सिक्के उन्होंने, द्रमुक जो थे उन्होंने कौन से अपने सिक्के चालू किए थे? ताम्र, रजत या फिर जो है पोटीन या फिर श्रवण। तो बताइए दोस्तों, श्रवण में या ताम्र में या रजत में या पोटीन में, कौन से में किए थे उन्होंने? तो 79 का आपका हो जाएगा ए, ताम्र। तो ये जो थे कार्दमक क्षत्रप, इन्होंने ताम्र धातु से
अपने सिक्के जारी किए थे या प्रचलित किए थे इनके समय में। देख लीजिए विस्तार से। कारदर्मक का पश्चिमी क्षत्रपशक शासक थे, ठीक है, जिन्होंने पश्चिमी और मध्य भारत पर शासन किया। इनकी राजधानी उज्जैन थी और उन्होंने अति दुर्लभ सिक्के जो ताम्र के होते थे उनको जारी किया। आगे फिर रुद्र सिंह तृतीय के चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी हराकर इस वंश का अंत कर दिया था। किसने अंत किया था? रुद्र सिंह थर्ड को चंद्रगुप्त द्वितीय ने हरा दिया था। और इस वंश का कौन सा वंश? कारदर्मक, ठीक है, क्षत्रपशक का। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिस्ट है और इधर दर्शन है। इधर मोक्ष को प्राप्त करने का तरीका बताया गया है, ठीक है, किस दर्शन से किस तरह से मोक्ष प्राप्त होता है इधर बताना है। न्याय दर्शन से वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, मीमांसा दर्शन आत्मज्ञान, सांख्य दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना, या वेदांत दर्शन या तार्किक चिंतन। तो हमें इन सबको आपस में क्या करना है? मैच करना है और बताना है कौन सा मैचिंग किसे सही जा रहा है। अगर आपको एक भी मालूम होता है तो आपका मैचिंग सही जाता है, ठीक है। चलिए कोड देख लेते हैं। पहले हम कोड देखते हैं। यहाँ पर कोड हैं, ठीक है, ABCD करके ये आपके कोड दिए गए हैं। 2 3 4 1 2 4 3 2 1 1 4 3 2 3 1। आपको मैंने एक पैटर्न बताया था इनको करने का। अगर आप लोगों को याद हो वो पैटर्न तो आप लोग उस पैटर्न का करिए यूज। अगर कर सकते हैं तो मैंने कहा था कि जहाँ पर सेम से नंबर आ जाते हैं, अब यहाँ पर सेम से नंबर हैं तो या तो हमारा A सही जाएगा या फिर हमारा B सही जाएगा। लेकिन ये ट्रिक आपकी हमेशा काम नहीं आती है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। लेकिन हमेशा तो नहीं आती, लेकिन कभी कभी बहुत ही कारगर ये सिद्ध होती है आपके लिए। तो मुझे लगता है कि आपने सभी ने इसका उत्तर लगा लिया होगा। तो उत्तर है आपका इसका B 4 3 1 2। अब लगा लीजिए आप इसका उत्तर, ठीक है, 4 3 1 2। तो फर्स्ट में आपका न्याय दर्शन है तार्किक चिंतन, ठीक है, और जो है आपका फर्स्ट में हो गया तार्किक चिंतन आपका, और जो है B में मीमांसा दर्शन में आपके हो गए वैदिक अनुष्ठान, और सांख्य दर्शन हो गया आपका वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, और वेदांत दर्शन में आपके हो गए आत्मज्ञान, ठीक है। इसको मैच कर लीजिए और यहाँ पर इसको देख लीजिए डिटेल इसकी। चलिए आगे चलते हैं। 1540 में कन्नौज के पास निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? जैसे बताना है कि दो शासक जिनका 17 मई 1540 को कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। मोहम्मद नुहानी, शेरशाह एवं हुमायूं, शेरशाह एवं मिर्ज़ा कामरान, मोहम्मद शाह एवं हुमायूं। इनमें से बताना है किसका युद्ध 17 मई 1540 के कन्नौज के पास हुआ था। तो जल्दी से लगा लीजिए अपना टिक, कौन सा आपका जा रहा है, ABCD कौन सा आपका सही जा रहा है। अगर आपने लगाया है B शेरशाह एवं हुमायूं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपने हिस्ट्री की तैयारी अच्छे से की है अपने लिए, क्योंकि आपको पता ही है आपके यहाँ सामान्य अध्ययन है उसमें हिस्ट्री भी है, आपकी ज्योग्राफी भी है। तो देख लीजिए इसकी डिटेल, यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो इसमें हमने ऑप्शन दिए हैं। अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और जेल में थे, अंग्रेज पार्टी की मांगे मानने के लिए तैयार हो गए थे, या फिर उन्होंने आंदोलन की सफलता का कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ी, या फिर चोरी चोरा में हुई चिंता के कारण उन्होंने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो आपने पढ़ लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे, तो जल्दी से उत्तर लगा लीजिए। तो आपका उत्तर अगर है D चोरी चोरा में हुई चिंता के कारण उन्होंने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए इसकी डिटेल यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए आराम से। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है किससे? गदर पार्टी से। लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकत उल्लाह, खुदीराम बोस। तो चारों में से बताना है कि कौन इसमें से गदर पार्टी से संबंधित नहीं है। ये नहीं बताना है कि है। तो अगर आपको पता है कि इसमें से गदर पार्टी से कौन कौन संबंधित थे तो आप आराम से इसका टिक लगा चुके होंगे। अगर नहीं पता है तो शायद आपका गलत जाए आंसर। अगर आपने लगाया है D कि खुदीराम बोस जो है
इस पार्टी से संबंधित नहीं थे और लाला हरदयाल पंडित रामचंद्र बरकत उल्ला थे। तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ इसकी डिटेल है, इसको आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर विद्रोह है दे रखे हैं, विद्रोह का जो है सन दे रखा है। नील विद्रोह कौन से सन में हुआ यहाँ बताना है। जयंती विद्रोह कब कौन से सन में, कुकी विद्रोह कब हुआ, और कुका जो है कब हुआ ये बताना है। यहाँ पर कुका विद्रोह कब हुआ, कुकी विद्रोह कुका विद्रोह कौन से सन में हुए, इसको आपको मैच करना है। तो जल्दी से अगर आपको आते हैं तो जल्दी जल्दी मैच करिए अपना, फिर हमारे आंसर से इसको मैच करिए। तो पहले हम कूट देखते हैं। कूट में यहाँ पर कूट नहीं दिया गया, सीधा इसका आंसर दिया गया है। तो देख लीजिए इसका आंसर यहाँ पर नील विद्रोह कब हुआ 1859-60 में, और जयंतिया विद्रोह 60 से 63, कुकी विद्रोह 60 से 90, कुका विद्रोह 71 से 72। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित नेताओं में से किसी ने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य है सोते हुए को जगाना ताकि वे मातृभूमि के लिए चारों जागे और कार्यरत हो सकें। तो बहुत अच्छा पॉइंट कहा। जब जिस वक्त हमारा देश आज़ाद होने के लिए सब लोग एक साथ जुट गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं भारतीय नगाड़ा हूँ, मैं बसता रहूँगा, कि जिससे लोग जागें और अपनी मातृभूमि की रक्षा करें और अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ें। तो किसने कहा? ये बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। तो आपको अगर आप उत्तर लगाएंगे इसमें सी, तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, एनी यहाँ पर सरोजिनी नायडू दे रखा है, लेकिन यहाँ पर एनी बेसेंट के बारे में बताया है इसमें। एनी बेसेंट भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी तथा उन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन भी चलाया। कॉमनवेल्थ में न्यू इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। उन्होंने कहा था, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते को जगाना है ताकि मातृभूमि के लिए कार्यरत हो सके। तो लेकिन दोस्तों इन्होंने ये आंसर सी दिया है, एनी बेसेंट का नाम यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर इसको डी कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने एनी बेसेंट ने ऐसा कहा था। फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन, सिलिकॉन, बोरॉन, ऊपर से कोई नहीं। तो बताइए फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक क्या है? तो आपके लिए अगर आपने लगाया है बोरॉन तो ये बिल्कुल सही है, ये आवश्यक होता है। तो यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न है, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों नियमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी निगम थी। 500 कंपनियों नियमों की सूची में किसके द्वारा? फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा। और कौन से सन की? 2019 की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, या फिर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो लगाइए 89 का आंसर। कौन सी थी 2019 की सबसे बड़ी कंपनी निगम? तो अगर आप लगा रहे हैं कौन सा? सी, प्राकृतिक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसकी डिटेल हम यहाँ देख सकते हैं। 500 की सूची में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री 42 स्थानों पर छलांग लगाते हुए भारत की बड़ी कंपनी बन गई है। इससे पहले यह स्थान इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का था। चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस बांध पर बना है? बहुत अच्छा प्रश्न है और आपने शायद ये अब तक पढ़ा भी होगा। अगर पढ़ लिया है तो जल्दी से आंसर लगा लीजिए। माता टीला, राजाघाट, राजघाट, धनरोल, या फिर रिहंद बांध। पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बताना है। तो 90 का आपका उत्तर अगर आपने लगाया है डी, रिहंद बांध, तो आप बिल्कुल जो है सही हैं। चलिए देख लीजिए इसका डिटेल। सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध पर देश का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र बना है। यह सोलर प्लांट 150 मेगावाट क्षमता का है। ये भी जरूर आती है कितने मेगावाट क्षमता का है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर छुपे हुए हैं आपके, दोनों ही तरीके से ये आ सकते हैं। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, तो नोट डाउन जरूर करें इस वाले को। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, या फिर मेरठ। तो जल्दी से लगा लीजिए आंसर। ये तो मुझे लगता है कॉमन
प्रश्न है, इसकी जानकारी सभी को होगी वैसे भी। तो यह कानपुर में है, भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको पढ़ लीजिए। आगे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। ये भी एक कॉमन प्रश्न है, इसकी नॉलेज वैसे भी हम लोगों को रहती है इस तरह के प्रश्नों की। तो बताइए संतरे का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, लखीमपुर या फिर बलरामपुर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सहारनपुर जो है संतरे के सर्वाधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। यहाँ इसकी डिटेल है, इसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 सूची 2 संस्थान है अवस्थित है, यानी कि ये जो संस्थान है कहाँ स्थित हैं। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान वाराणसी, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान और आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान। इधर इस संस्थानों की जगह का नाम है, स्थान का नाम है, और इधर संस्थान है। तो आपको मैचिंग करना है। तो इससे पहले है इसका कूट देखते हैं। कूट पे इसका आंसर नहीं है, तो जो है इसका आंसर हम आपको सीधे सीधे ही बता देते हैं कि कौन सा आपका इसमें मैच करेगा। तो आपको बता देते हैं कि जो आपका वीवी गिरा है, पहला वाला जो है नेट वीवी गिरी जो है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है आपका ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पर इसको मैच करेंगे। फर्स्ट जो है आपका वीवी गिरी ग्रेटर नोएडा में है। भारतीय सब्जी अनुसंस्थान आपका वाराणसी में है, ऊपर इसका मैच हो जाएगा 1 4 2। और फिर आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, यह मथुरा में है, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या बचा, गाजीपुर क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ है, गाजीपुर में। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न थोड़ा ये आपका धुंधला है, ब्लर आ रहा है थोड़ा सा, तो हम पढ़ देते हैं इसको। वह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। वह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। दूसरा है आपका, वह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। और चौथा है आपका, धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान है। चारों ही पॉइंट जो है बहुत अच्छे हैं, और इसको आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रश्न को आप नोट डाउन भी जरूर करें। ये प्रश्न आपका आ सकता है एग्ज़ाम में। तो चलिए इसका बताइए उत्तर जल्दी से। अगर आपने लगाया है, इसमें कूट देख लेते हैं पहले। केवल 1 2 4 या फिर 3, 1 2 3 या फिर 2 3 4 या फिर केवल 1 और 2। इसका मतलब यहाँ चारों सही नहीं हैं। 1 2 3 4 में से अलग अलग हमें बताना है कौन से सही जा रहे हैं। तो अगर आप लगा रहे हैं आंसर, आप इसमें भी 1 2 3, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आंसर आपका होगा 1 2 3। चलिए आगे देख लेते हैं इसकी डिटेल। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप पढ़ लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तरीय भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है बताना है। यहाँ पर आंसर आपको दिखाई दे गया है, नाट्य शास्त्र से बाइबल ग्रंथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित में से एक कथन दूसरे का कारण कहा गया है। अस्पृश्यता संरचना हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन के आधार पर धार्मिक स्वीकृति है। उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कथनों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर क्या है, सत्य है। तो बताइए जल्दी से। आपने देख लिए हैं पॉइंट्स, आपने कथन और कारण भी देखा है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए आगे देख लेते हैं इसकी डिटेल, इसको पढ़ लीजिए आराम से। निम्नलिखित में 2 कथन हैं, जिनमें से एक कथन को दूसरे के साथ जो है कहा गया है, कारण कहा गया है, तो बताना है। पहले कथन देखते हैं, कारण देखते हैं। ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है, ठीक है। अगला फिर इसका कारण क्या है, पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है, ठीक है। ये आपके दोनों हैं, कथन भी और कारण भी। तो बताइए इसमें कूट देखते हैं पहले इसका।
कुट है, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो आपने कथन और कारण भी पढ़ा है, ये पॉइंट्स भी आपने पढ़ लिए हैं। तो बताइए जल्दी से कौन सा आपका सही जा रहा है। अगर आप लगा रहे हैं बी तो आप बिल्कुल सही हैं, ए सत्य है सॉरी यहाँ पर बी, यहाँ पर है ये ए और दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, सही आया होगा सबका आंसर। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जीएस से रिलेटेड आपका प्रश्न बनता है और इसको आप करंट में भी यूज़ कर सकते हैं इस वाले प्रश्न को। तो हर तरह से ये आपका प्रश्न बन सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो चलिए इसका हम देखते हैं। ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, मेट हॉक हाउस, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, राइटर्स बिल्डिंग समर्पित किया गया 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। बताइए किसको किया गया है इसमें से। जीएस का क्वेश्चन है और मुझे लगता है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसकी जानकारी सभी को होगी इस वाले प्रश्न की। जल्दी से लगाने हैं आपको उत्तर। तो इसमें आपका उत्तर है डी, राइटर्स बिल्डिंग। अब इसकी हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। यहाँ इसका विस्तार पूर्वक इन्होंने उल्लेख किया है, इसको देख सकते हो आप। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में खतरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था। ठीक है, विश्व में खतरे के सबसे अधिक प्रकोप से जनवरी 2020 में बताना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बेनिन, सेनेगल, लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर निकारागुआ। तो जल्दी से लगाइए किस कारण से वह प्रभावित था लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसमें आपका सी होना चाहिए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2020 में यह देश विश्व में खतरे के सबसे प्रकोप जो हुआ वह सबसे ज़्यादा प्रभावित था। यहाँ इसकी डिटेल है, इसको देख सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देश किस देश में भारत ने अपना प्रथम गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है। बताइए प्रथम गांधी अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में भारत ने पहला खोला है, बताना है। जल्दी बताइए। नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर जिम्बाब्वे। तो लगाइए जल्दी से आंसर। आपका जीएस से संबंधित आपका ये प्रश्न है, करंट से भी है ये प्रश्न, तो जल्दी लगाइए। जीएस और करंट में क्या अंतर है ये भी हमें बताइए। बहुत से बच्चे कहते हैं करंट है या फिर जीएस है, तो क्या अंतर है इन दोनों में। जीके चलिए, करंट 100 का आपने अगर लगाया है ए तो आप बिल्कुल सही हैं। नाइजर में उन्होंने अपने प्रथम कन्वेंशन सेंटर खोला है जो कि जनवरी 2020 में खोला गया है। यहाँ इसकी डिटेल देख सकते हैं। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको नोट डाउन जरूर करें। बिकमिंग, लास्ट क्रिसमस, हाइट रोज या फिर द रिवर, कौन से ग्रैमी पुरस्कार से किस एल्बम हेतु बताइए जल्दी से, किससे उन्हें सम्मानित किया गया है। तो आपका उत्तर अगर है इसमें ए, बिकमिंग, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसकी डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप कर सकते हैं। तो देश हैं इधर, यहाँ पर रैंक दी गई है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये 4 हैं, यानी कि इसमें से 3 ऐसे हैं जिनकी रैंक बिल्कुल सही दी गई है, लेकिन कोई इसमें से एक ऐसा है जिसकी रैंक सही नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूएसए की रैंक सही नहीं है। यूएसए की जो इन्होंने रैंक दी है इसमें जो है रैंक सही नहीं है। इसका हम मैचिंग देख लेते हैं पूरा यहाँ पर डी में। विश्व वैश्विक प्रतिभा 2020 के अनुसार निम्नलिखित का सही सुमेलित रैंक है 1, 2, 3 और 72। ठीक है, 1, 2, 72 पहले वाला आपका सही है। फिर अमेरिका में जो है इन्होंने दी थी, यहाँ पर कौन सी दी थी, सिंगापुर, भारत, इन्होंने दी थी 4 लेकिन है 2।
ठीक है, इसको मैच को ठीक कर लीजिए, इसको पढ़ के। 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचिता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए देखते हैं कथन। वह दुबई यूएई में रहती है, यह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। तो ये 2 कथन हैं, तो बताने हैं ये दोनों कथन के बारे में। तो केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, न तो 1 न ही 2। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप इसका उत्तर बिल्कुल सही लगा रहे होंगे। लगाइए जल्दी से इसका उत्तर। तो आपका इसका उत्तर कौन सा होगा? अगर आपने उत्तर लगाया है सी, 1 और 2 दोनों, तो सही हैं आप। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में किससे प्रभावित है? ग्लासगो, मैड्रिड, फ्रैंकफर्ट या फिर हेलेंसिकी? जल्दी से बताइए। 2020 में COP26 का आयोजन शहर में किस में प्रस्तावित था या है? तो 104 का आपका उत्तर अगर है ए, तो आप बिल्कुल सही हैं। ग्लासगो में ये प्रस्तावित था, ठीक है, 2020 का। चलिए इसकी डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी डिटेल देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? यहाँ आपको आंसर दिखाई दे रहा है, कैस्पियन सागर किनारे स्थित है। इसको डिटेल पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पर घास के मैदान है, यहाँ महाद्वीप है, इस घास के मैदान के बारे में बताना है। लोनाज कहाँ है, स्टेपिज कहाँ है, और आपका प्रेरिस कहाँ है, बेल्ट कहाँ है। ये वाले जो घास के मैदान है, हम सभी ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये आंसर तो मुझे लगता है सभी को पता होगा इसका बिल्कुल सही, कौन से घास के मैदान कहाँ है। पहले इसका कूट देख लेते हैं आपके लिए। कूट में देख लीजिए 4 3 1 2 2 3 4 1 4 3 2 1 4 1 3 2। तो वही तरीका आजमा लीजिए जो मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर 3 3 3 3 लगातार हैं, तो या तो ए बी या सी, तीनों में से एक जाएगा। डी को हम काट ही देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो आगे बता दीजिए जल्दी से कौन सा आपका आंसर सही जा रहा है। अगर आपने लगाया है ए 4 3 1 2, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसको मैच करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, विस्तार से देख लीजिए। अगला है बांस एक जादुई घास है विषय पर 1-2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में किस नगर में आयोजित की गई थी? जल्दी बताइए कहाँ आयोजित की गई थी बांस एक जादुई घास है दिवसीय कार्यशाला? अगरतला, जम्मू, इम्फाल, गुवाहाटी? जल्दी बताइए। 107 का आपका उत्तर क्या जा रहा है? अगर आपने 107 में लगाया है सी, जम्मू, तो आप बिल्कुल सही हैं। यह प्रदर्शनी कहाँ हुई? जम्मू में। चलिए यहाँ पर इसके अभी डिटेल भी है, विस्तार से इसको देख सकते हैं। आगे चलिए। यहाँ पर जनजाति है, यहाँ पर क्षेत्र के नाम हैं। जनजाति किर्गिज कहाँ पर, बुशमैन कहाँ, एनु कहाँ, और आपके जो हैं बद्दू कौन सी ये जाति, जो चारों जातियाँ हैं, ये कौन से क्षेत्र या कौन से देश में रहती हैं, स्थित हैं, अवस्थित हैं? तो बताइए जल्दी से। अगर आपने पहले इसके कूट देख लेते हैं। कूट है 4 3 1 2 2 3 4 1 3 4 1 2 4 1 3 2। अब यहाँ पर भी आपको मैंने बता रखा है तरीका, लेकिन मैंने ये भी कह रखा है कि हमेशा कारगर नहीं होता है। अब जैसे ही आपका 3 3 यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इसका आंसर आपका होगा सी, 3 4 1 2, क्योंकि हमेशा मैंने कहा था कि 100% नहीं होता है, लेकिन कारगर होता भी है। यहाँ पर इसकी मैचिंग है, इसको देख लीजिएगा आप। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है बताना है। सिंगरौली, माकुम, कर्णपुरा या फिर नवेली? बताइए जल्दी से कौन सा है लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में? तो अगर आपने लगाया है इसमें डी, नवेली, तो आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर यह सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत का। यहाँ पर इसका जो है आपको डिटेल दी गई है, इसको पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? बराकर, इंद्रावती, जमुनिया फिर बारकी? बताइए दामोदर नदी की कौन सी सहायक नदी है? 4 नदियाँ हैं, इसमें से कोई एक नहीं है, बाकी 3 हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। अगर आपने लगाया है बी, इंद्रावती, तो आप बिल्कुल सही हैं। बाकी बराकर, जमुनिया, बारकी ये दामोदर की सहायक नदी हैं। चलिए यहाँ डिटेल है, देख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर नहर है, परियोजना है, अवस्थित है, बताना है कौन सी परियोजना कहाँ अवस्थित है।
घटप्रभा नहर परियोजना, उकई नहर परियोजना, नीरा नहर परियोजना, जवाई परियोजना। यहाँ पर इसके कूट देखते हैं पहले, यहाँ पर कूट नहीं है, सीधा सीधा आंसर है। तो घटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, उकई नहर योजना गुजरात, नीरा नहर योजना महाराष्ट्र और जवाई परियोजना राजस्थान। इसको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं, ये प्रश्न बहुत अच्छा बन रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमोनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर है, भारत में कर्नाटक चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य है। भारत में आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। भारत में उड़ीसा में मैगजीन का सबसे बड़ा भंडार है। तो कहाँ से ये प्रश्न बनता है? ज्योग्राफी में से आपका प्रश्न बनता है। और अगर आपने ज्योग्राफी की तैयारी अच्छे से की है, मैंने कहा था इसमें सब आपके मिक्स प्रश्न हैं, तो जल्दी से बताइए। हिस्ट्री के भी आए हैं, ज्योग्राफी के भी आए हैं, आपके संविधान से संबंधित भी प्रश्न बने हैं, करंट भी बन रहा है, तो जल्दी से बताइए। जीएस भी आपका साथ में है। तो आंसर अगर आपने लगा लिया है, तो अगर आप लगा रहे हैं इसमें डी, कि भारत में उड़ीसा में मैगजीन का सबसे बड़ा भंडार है, 1 मिनट, तो आप ए है इसमें, भारत में उड़ीसा, इसमें आपका ए जाएगा उत्तर सही। भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या पूछ रहा है? सही है। हमें ये नहीं बताना कौन से गलत है, हमें बताना है इसमें कौन सा सही है। तो इसमें सही जा रहा है, भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, बाकी सब गलत है। यहाँ इसकी डिटेल है, इसको देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल से संबंधित है? धारवाड़, कडप्पा या फिर विंध्यन या फिर गोंडवाना। लौह अयस्क भंडार किस शैल से संबंधित है? कौन सा शैल है? तो बताइए जल्दी से आंसर इसका। अगर आप लगा रहे हैं ए, तो धारवाड़ इससे संबंधित है। चलिए यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको देख सकते हैं। प्रश्न है, सैलवा वनों की विशेषता है चौड़ी पत्ती सदाबहार, चौड़ी पत्ती पतझड़, शंकुधार सदाबहार, शंकुधारी पतझड़। तो बताइए सैलवा वनों की विशेषता इनमें से कौन सी है चारों में से? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनकी चौड़ी पत्ती सदाबहार इनकी विशेषता है किसकी? सैलवा वनों की। यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में किस नगर में अवस्थित है? देहरादून, प्रयागराज, नागपुर, भोपाल। तो जल्दी से लगाइए आंसर। आप एग्ज़ाम देने कहाँ जा रहे हैं? यूपीएचईएससी का, तो वहाँ से प्रश्न तो आपके बनेंगे ही प्रयागराज से, तो इसका आंसर सीधा सीधा आप प्रयागराज लगाइए। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ इसकी डिटेल है, इसको पढ़ सकते हैं। भारत में जो है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? प्रश्न बहुत कॉमन है, सभी को पता होना चाहिए। जो बच्चे नेट की तैयारी करते रहते हैं, जिनका नेट क्वालिफाई हो चुका है, जो पीएचडी कर रहे हैं और नेट का एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहाँ से ये प्रश्न जरूर बनता है नेट में। तो बताइए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, नेट की भी ना करें, और भी बच्चे जो एग्ज़ाम देते रहते हैं टीजीटी पीजीटी, वहाँ भी सामान्य अध्ययन आता ही है। तो बताइए कहाँ पर ये हुआ? 1980 एडी, 1980 ई, या फिर 1986 एडी, 1986 ईस्वी। ठीक है, फिर यहाँ पर 1982, 1992 ईस्वी, या 1994 एडी, या 1994 ईस्वी। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। अगर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर सीधा सीधा 1986 एडी और 1986 ईस्वी। ठीक है, एडी बोलते हैं ईस्वी को, और इसी को एडी बोलते हैं, ईडी को इसी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है? घटते क्रम में लगाना है हमें। पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, या फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। जल्दी से लगा लीजिए आंसर। फिर कहते हैं मैडम बहुत स्पीड से करते हो आप, बहुत जल्दी रहती है आपको। तो आप भी तो जल्दी कीजिए, जल्दी से लगाइए आंसर। इसका आंसर अगर आप लगा रहे हैं इसमें डी, तो आप बिल्कुल सही हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, ये इसका क्या है? घटते हुए क्रम में है। यहाँ इसकी डिटेल है, इसको आप देख सकते हैं। प्रश्न है, घटना और यौगिक, ये घटना किसके कारण हुई? अम्ल के कारण कौन सी घटना? और जो है प्रकाश रासायनिक धुंध के कारण कौन सी घटना हो सकती है? हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन के कौन सी घटना? ओजोन परत का क्षरण के अनुसार
कौन सी घटना, मैच कर लीजिए। कूट हम बता देते हैं, आपका कूट इसमें नहीं है तो हम ही इसका आंसर आपको करा देते हैं। तो आपका इसमें हम लगाते हैं, जो अम्ल वर्षा है वह होती है सल्फ़र। कहाँ है सल्फ़र इसमें, ये रहा, सल्फ़र ऑक्साइड के कारण होती है, एक मिनट, सल्फ़र डाइऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धुंध जो है वह आपकी असंतृप्त, असंतृप्त कहाँ पर है, नीचे है शायद, हाँ ये रहा, असंतृप्त जो है हाइड्रोजन। और आपका हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रहा, एक मिनट यहाँ लगेगा ये। और ओजोन परत का क्षरण जो है वो है क्लोरोफ्लोरो, क्लोरोफ्लोरो 1 नंबर पे है, यहाँ पर इसको मैच कर लीजिए डी को ऊपर वाले में। वैसे ही हम सीधा सीधा इसके आपके नंबर डाल देते हैं। आपका जो है 3, 4, 2 और 1, इसको मैच कर लेना आप बाद में, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, और आपका साथ भी हमारे साथ बनता है, ठीक है। करिए लाइक एंड शेयर।